This is Jagran Tiwari, student of King George Medical University, Lucknow. And in this video, we will discuss about test 07. 07 के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियोस में हमने 06 तक डिस्कस कर लिए थे टेस्ट, और आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, तो होप आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय. थ्योरी पे आप लोग अच्छे से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एज कम्पेरेबल टू न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम में आते हैं आपके एग्जामिनेशन में. थ्योरी आप मैक्सिमम कवर कर लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. और इस समय जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए ये है कि आप रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपने कुछ शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं उसका भी आप रिवीजन करते रहिए. ठीक है. तो रिवीजन इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके भी प्रैक्टिस करते रहिए. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट 07 के बारे में. आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना बन रहा है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी. यहाँ पे हम सबसे पहले बायोलॉजी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम वहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं. आपको पता होगा इंसुलिन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी में और अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है. यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वापस से बैक्टीरिया के अंदर में इंसुलिन बनवाते हैं, और वहाँ से हम जो है इसको प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है. तो कौन सी बैक्टीरिया होती है आपको पता होगा, दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. एस्चेरिचिया कोलाई का यहाँ पर बेसिकली हम उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं, इसके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जीन होते हैं. ठीक है. और इसी तरीके से हमारा जो था यहाँ पे इंसुलिन बन के आता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. आपसे पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये. तो आपको पता होगा आर.एच. व्हिटेकर जो थी ये, इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था. राइट आंसर इज ए. कब प्रपोज किया था? 1969 में किया था. कितने किंगडम थे? तो 5 किंगडम यहाँ पे जो था इन्होंने बनाया था. कौन कौन से थे आपको पता होगा, जिसमें आता आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, इसके साथ आपके प्लांट और एनिमल किंगडम आते थे. ये 5 किंगडम जो थे आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे 1969 में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट लैक रूट, स्टेम एंड लीव्स. आपको बताना है कौन से ग्रुप में जो प्लांट होते हैं उन्हें एक तरीके से ट्रू जो होता है आपका, इसके साथ स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये नहीं पाई जाती है. ऑप्शन है आपके पास ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो जो लोएस्ट कैटेगरी के प्लांट होते हैं, जो कि बेसिकली अभी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, वहाँ पे आपको इस तरीके के रूट्स, स्टेम, लीव्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते. और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रायोफाइटा होगा. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. बाकी आपका यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा होता है, यहाँ पे आपको देखना स्टार्ट होता है. इसके साथ साथ जैसे आप जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाओगे, वहाँ पे आप हायर कैटेगरी के रूट्स और मोर डेवलप्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन. यहाँ पे किस एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होती है थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए? तो थायरॉक्सिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका बीएमआर रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है. और ये किस एलिमेंट के लिए, बेसिकली कौन सा एलिमेंट का यहाँ पे जो होता है नेसेसरी होता है इस हार्मोन को बनाने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आयोडीन. आपको पता होगा अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो ग्वाइटर प्रॉब्लम होती है, जो कि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन ना बनने का प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, ग्वाइटर कंडीशन में. डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन विद इन द सेल. आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनल जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन विद इन द सेल. सेल के अंदर में यहाँ पे डाइजेशन देखने को मिलती है. बेसिकली आपने देखा होगा सेल अगर प्रोग्राम्ड डेथ में जाती है, जिसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, या फिर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो वहाँ पे क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, एक तरीके से. या फिर सेल का डाइजेशन होता है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है आपको पता होगा, दैट इज लाइसोसोम. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसके अंदर में आपके पास एसिडिक एंजाइम देखने को मिलती है. ठीक है, याद रखना एसिडिक जितने भी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे मोस्टली एंजाइम्स इसके पास होते हैं, जो कि आपके डाइजेशन में इसके हेल्प करते हैं. ठीक है, जितने भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फिर सेल के जो भी कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका एसिडिक एनवायरनमेंट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ. यहाँ पे बताना है कि कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल जो कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल ग्रोथ के लिए. तो कई सारे फेजेस होते हैं सेल साइकिल में. जीवन से स्टार्ट होता है आपका जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, एंड लास्ट में आपका M फेज आता है, जिसके अंदर आपको साइटोकाइनेसिस और काइरोकाइनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है. इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला होगा, दैट इज ए ऑप्शन. जीवन फेज में आपका जो एक तरीके से सेल साइकिल की सेल ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है, जहाँ पे प्रोटीन का एक तरीके से एक्यूमुलेशन होना और भी जो सेल ग्रोथ करती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है. एस फेज में आपका डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और सेंट्रोइड का डुप्लीकेशन होता है. ठीक है. तो जितने भी फेजेस हैं उनके सारे फेजेस को अच्छे से पढ़ लेना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पे कौन से क्या एक तरीके से काम हो रहे हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए. देन अगला क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू.
अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो आपने पढ़ा होगा टिश्यू दो तरीके के थे, एक सिंपल थे और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे। ठीक, सिंपल टिश्यू बेसिकली आपके एक तरीके से वहाँ पे बने होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उसमें मल्टीपल टिश्यू मिल करके वहाँ पे उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जाइलम। जाइलम आपका जो होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है, जो कि आपका चार तरीके से यानी ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। बाकी आपके जो अदर हैं वो आपके सिंपल टिश्यू में आते हैं। ओके, और फंक्शन इनके अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, सिम्बायोसिस बेसिकली यहाँ पे जो एक दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें एक दूसरे के विदाउट वर्क नहीं कर सकते। तो बेसिकली वहाँ पे एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका दैट इज लाइकन। लाइकन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको सिम्बायोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, लाइकन में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक फाइकोबायोंट होता है और एक माइकोबायोंट होता है। ठीक है, लाइकन में आपके पास एल्गी और इसके साथ आपका फंगस वाला दोनों पार्ट होते हैं, और ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे बताना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे ईस्ट का यूज होता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये आपकी ईस्ट होती है और इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। बेसिकली फर्मेंटेशन से वहाँ पे जो है हम अल्कोहल बनाते हैं, बाद में उसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, बेसिकली उसे हम एक तरीके से वहाँ पे उसकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं अल्कोहल का। ठीक है, तो जो ब्रांडेड अल्कोहल्स होते हैं वो काफी ज़्यादा डिस्टिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच आर द फॉलोइंग व्हिच आर द प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। सो आपको पता होगा कि सीड डॉर्मेंट होते हैं, बेसिकली जो पे बताना है कि किस तरीके का हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है सीड डॉर्मेंसी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज डी, एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA, इसे हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। और सीड डॉर्मेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड। अगर हमको सीड को स्टोर करना है तो वहाँ पे उसका जो मॉइस्चर होता है वो भी आपका निकाल दिया जाता है, एक तरीके से निकल जाता है, और जो सीड होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। बेसिकली जहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होती है वो सीड की काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, सीड की डेथ नहीं हो जाती, बट वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं लाइक टेम्परेचर, वाटर, एयर, तो वापस से वो सीड ग्रो करना स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू द फ्रूट्स लाइक टमाटो। तो आपने देखा होगा टमाटर रेड कलर का होते हैं, और वहाँ पे बताना है कि किस पिगमेंट की वजह से जो है यहाँ पे वो रेड हो जाता है या फिर उसे कलर मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन है क्लोरोफिल है, जेंथोफिल, कैरोटोनाइड है, एंथोसाइनिन है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंथोसाइनिन जिसे बोलते हैं, ये आपके टमाटो को पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जीनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप AB। आपको यहाँ पे बताना है जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप AB। तो बेसिकली आपने देखा होगा AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये बढ़िया एग्जांपल होता है किसका, कोडोमिनेंस का। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, जहाँ पे इसके पास दो एलील होते हैं, और आपको दो एलील बताने कौन से होते हैं। तो A के पास IA होता है और B के पास IB होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर, एंड इसके साथ आपको पता होगा ये आपका कोडोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। ह्यूमन सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सोमैटिक सेल क्या होती है, आपने देखा होगा सोमैटिक सेल और जर्म सेल दोनों आपने पढ़ा होगा। तो जर्म सेल बेसिकली जो आपकी गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और सोमैटिक सेल जो आपकी नॉर्मल बॉडी सेल होती है, लाइक स्किन की जो सेल होती हैं एक तरीके से सोमैटिक सेल होती हैं। और यहाँ पे आपको डिप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि 2n कंडीशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 46 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन यहाँ पे कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसे हम PTH हार्मोन बोलते हैं या पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली आपका जो PTH हार्मोन होता है ये आपका हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है, यानी कि कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है। और जो अदर ऑप्शन यानी कि जो अदर हार्मोन होते हैं लाइक थायरोकैल्सिटोनिन, ये आपके कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो बेसिकली आपको पता होगा बॉडी में बैलेंस चलता है, अगर कोई हार्मोन उसे बढ़ा रहा है तो दूसरा हार्मोन वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसे डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना जो PTH होता है जिसे हम पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, ये आपका हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है, अच्छे से NCERT में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल। मिल्क की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, एल्टेस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज प्रोलैक्टिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोलैक्टिन यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपके पास प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पे पूछा गया होता है मिल्क के इजेक्शन के लिए, ठीक है, तो मिल्क के इजेक्शन के लिए आपके पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों हार्मोन के फंक्शंस अच्छे से याद रखना, और बिल्कुल इस दोनों में
क्लियर रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में आपके पास कौन सा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, आपको पता होगा। एम्फीबियंस बेसिकली इसका जो बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग, या आपके वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, इसलिए हम इसे एम्फीबियंस बोलते हैं। और यहाँ पे किस तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ पे एम्फीबियंस में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जीनोटाइपिक रेशियो। तो क्वेश्चन अच्छे से पूछना, यानी देखना अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से देखना। यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है, जीनोटाइपिक पूछा गया या फिर फिनोटाइपिक पूछा गया है। ठीक है, मिस्टेक बिल्कुल ना करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जीनोटाइपिक रेशियो वो भी F2 जनरेशन का। तो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है आपको पता होगा, दैट इज 1:2:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन डज इम्प्लांटेशन अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्प्लांटेशन कब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बेसिकली कहाँ पे होता है। ठीक है, वेयर डज पूछा गया है, कहाँ पे होता है ये आपका इम्प्लांटेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आपको पता होगा जिसका जो ठीक है बेस्ट साइट होती है दैट इज आपके यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में आपका जो होता है इम्प्लांटेशन होता है। और किसका होता है आपने देखा होगा, फर्टिलाइजिंग बाद आपका जाइगोट बनता है, देन आपका मॉड्यूलर स्टेज आती है, इसके बाद आपकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है। ठीक है, तो जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट होता है ये आपका यूट्रस में इम्प्लांट होता है, फिर आपका जो अदर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो आपको पता होगा, इसका भी याद रख लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने यहाँ पे इन्वेंट किया था, तो एलेक जेफरी ने इसको इन्वेंट किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ आपके पास जो एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको बताने कौन सी टेक्निक इसमें यूज की जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग, इसके साथ आपके पास डीएनए सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली यहाँ पे यूज तो पीसीआर भी किया जाता है। ठीक है, पीसीआर कब यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज, ठीक है, चेन रिएक्शन, जहाँ पे अगर आपके पास एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल मिलता है हमको, उसको हम पॉलीमराइज करके एक लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पीसीआर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पे जो बेस्ट, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। बेसिकली इसका यूज करते हैं वहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। ठीक है, पीसीआर का भी यूज करते हैं बट वो आपकी लास्ट स्टेज में होती है, अगर हमारे पास डीएनए का सैंपल बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, तब यूज करते हैं पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे अगला है, विच डिजीज इज कास्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो कौन सी यहाँ पे डिजीज हमें देखने को मिलती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, टाइफाइड हो गया, लेप्रोसी, मलेरिया, हेपेटाइटिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी आपका जो होता है यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो आपको पता होगा इकोसिस्टम दो तरीके से बनता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो अभी आपको यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताना है, दैट इज टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये सारे के सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। देन करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का आपका एग्जांपल बताना है, विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड, ये आपका इसका राइट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपके विंग्स होती हैं बैट्स की और बर्ड्स की जो विंग्स होती हैं बेसिकली बोथ हाथ, ठीक है, यूज फॉर फ्लाइंग, दोनों का काम होता है, फ्लाई उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन आप इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जाओगे, विंग्स ऑफ बैट को देखोगे और विंग्स ऑफ बर्ड को देखोगे तो इनकी एनाटॉमी डिफरेंट है। ठीक है, बट दोनों का काम फ्लाइंग है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेसिकली दोनों कन्वर्ज हो गए हैं एक काम करने के लिए, और वो काम क्या है, फ्लाइंग करना। ठीक है, उड़ना, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज वन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज बाइंड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, आपको पता होगा बाइंड भी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑप्शन 3 दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच only one is benefited and the second one is neither benefited nor harmed except in an negligible extent is known as। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है जो कि आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लास्ट के चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर वहाँ पे जो होता है, ठीक है, इंट्रैक्शन होता है और इस इंट्रैक्शन में एक को फायदा हो रहा है, एक को ना कोई नुकसान होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो अब बेसिकली वहाँ पे क्या आता है, तो उसे बोलता है कॉमनलिज्म। ठीक है, बोलते हैं उसे कॉमनलिज्म, जहाँ पे एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सामान्य कंडीशन बनी हुई इसके लिए, उसे हम कॉमनलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म में आपको क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, जहाँ पे हम डबल प्लस शो करते हैं। एमिनलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे
इन सारी टर्मिनोलॉजीज को एक बार अच्छे से देख लेना किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये थे बायो के 24 क्वेश्चंस। इस तरीके से भी क्वेश्चन या इससे अच्छे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बायो के लिए आप बिल्कुल एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहना, क्योंकि 24 में बायो के अच्छे क्वेश्चन आए थे एज कम्पेरेबल टू अदर सब्जेक्ट। बेसिकली अच्छे क्या थे कि वो आपके एनसीईआरटी पर ही फोकस्ड थे, वो जनरल क्वेश्चन या बाहर क्वेश्चन नहीं थे, वो सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बायो के लिए स्पेशली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। नाउ डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री सेक्शन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से क्वेश्चन है और बेसिकली पूछा गया है कि ऑर्बिटल को यहाँ पे ऑर्बिटल के शेप को यहाँ पे कौन से क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है। तो आपको पता होगा 4 क्वांटम नंबर एनसीईआरटी में दिए गए हैं। यहाँ पे कौन सा क्वांटम नंबर आपको डिटरमाइन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये आपका एक तरीके से शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। इस पर क्वांटम नंबर बेसिकली आपका ये जो होता है एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका बेसिकली यहाँ पे ओरिएंटेशन को शो करता है और स्पिन क्वांटम नंबर आपके स्पिन को बताता है कि ठीक है स्पिन आपके पास प्लस या नेगेटिव, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड का यहाँ पे आपको एग्जांपल बताना है। तो बेसिकली डाइप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, जो आपके 2H+ आयन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन पे। तो 2H+ आयन यहाँ पे जो एसिड रिलीज करता है वो आपका डाइप्रोटिक एसिड होता है और इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका दैट इज H2SO4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड आपका डाइप्रोटिक एसिड होता है जो कि आपके 2H आयन यहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे किस कंपाउंड में देखने को मिलती है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके कौन से आते हैं, तो फोन आता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके साथ आपका हाइड्रोजन मिलता है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल होगा आपके पास क्या है, तो अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में दैट इज NH3, इसके पास हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच। यहाँ पे फॉलोइंग सॉल्यूशन दिया गया है, इसके साथ आपको बताना हाईएस्ट पीएच। तो याद रखना, ठीक है, हाईएस्ट पीएच पूछा गया हमसे, बेसिकली पीएच बढ़ रहा है, इसका मतलब ये आपका बेसिक में जा रहा है, ठीक है। अगर बेसिक में जा रहा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 0.1 मोलर NaOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक ईथर। यहाँ पे आपको बताना कि एरोमेटिक ईथर इसमें से कौन सा नहीं है। तो एरोमेटिसिटी आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सारे में बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक ऑप्शन में बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट एरोमेटिक ईथर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपको जो बेंजीन की रिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलती और ये आपका नॉट एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक ईथर। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा आपके पास है, तो बेसिकली जैसे आप नाम से देख रहे हो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा उसका, ठीक है। और तो इसका जो क्लासिक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पे बेंजीन होती है, ठीक है, बेंजीन के साथ हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज NO2+, ठीक है। NO2+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर जाता है तो बेंजीन से H+ रिलीज हो जाता है, ठीक है, हट जाता है और NO2 जाकर के वहाँ पे जुड़ जाता है। ये आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल होता है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। देखो इस ये आपका हैबर प्रोसेस तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जनरल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। हैबर प्रोसेस क्या होता है, हैबर प्रोसेस बेसिकली आपकी अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके तहत हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। और अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, बेसिकली यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है हाई प्रोडक्शन के लिए। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आयरन, ठीक है, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आयरन का यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स। एंटी फ्रीज यहाँ पे कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है फॉर द ऑटोमोबाइल पर्पस के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ एंटी फ्रीज कंपाउंड यहाँ पे यूज किया जाता है इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। ओके, नेक्स्ट इज द एलिमेंट गिविंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट होता है।
आपका DNF लॉ का क्वेश्चन है ये। एंड इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि आपका +7 स्टेट में होता है। ठीक है, एक तरीके से LiLH4 कन्वर्ट एसिटिक एसिड इंटू, LiLH4 जो होता है ये आपका कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड को किस में, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इथाइल अल्कोहल में। जो LiLH होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ प्योर मेटालॉइड। यहाँ पे आपको बताना है सेट इसमें से कौन सा प्योर मेटालॉइड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें आपका ठीक है ये सारे जितने भी आपके एलिमेंट दिए गए ये सारे के सारे आपके मेटालॉइड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बकमिस्टर फुलरेंस इज वन इज, ठीक है, आपको बताना है बकमिस्टर फुलरेंस क्या होता है। तो आपको पता होगा बकमिस्टर फुलरेंस एक तरीके से आपका कार्बन का ही फॉर्म होता है और इसमें कितने कार्बन होते हैं, बेसिकली यहाँ पे 660, ठीक है, 60 कार्बन होते हैं और 60 कार्बन के मॉलिक्यूल होता है एक तरीके से, जैसे हम बकमिस्टर फुलरेंस कहते हैं। ओके, ये भी आपका एक कार्बन का फॉर्म होता है, जैसे आपके कार्बन के अदर टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, लाइक ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इसी तरीके से आपका बकमिस्टर फुलरेंस भी होता है। नेक्स्ट इज अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 200 ml टू 500 ml। गैस जो होती है आपका न्यूमेरिकल है और एक गैस होती है उसने 200 ml से 500 ml में, ठीक है, एक्सपेंड किया है अंडर कांस्टेंट प्रेशर के अंदर में ऑफ 2 ATM, ठीक है, 2 ATM प्रेशर वहाँ पे लग रहा था, इसके बावजूद उसने एक्सपेंड किया है 200 ml से 500 ml गई है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ पे गैस तो एक तरीके से उसने काम किया है, बेसिकली प्रेशर तो लग रहा था 2 ATM का, लेकिन उसने फिर भी 200 ml से 500 ml यहाँ पे एक्सपेंड किया है और ये आपको बताना है कितना वर्क डन हुआ है। तो आपको पता होगा वर्क डन कितना होता है, वर्क डन आपका कैसे निकाला जाता है, तो ठीक है, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितने का आया है, 200 ml से 500 ml गई है, यानी अगर आप लीटर भी कन्वर्ट करोगे तो 0.2 लीटर से 0.5 लीटर। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हम माइनस कर देते हैं। अगर बात करें एक्सटर्नल प्रेशर की तो 2 ATM का लग रहा था और चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है 0.5 लीटर माइनस 0.2 लीटर। ओके, ये आपका 2 इंटू 0.3 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू द 0.6 लीटर ATM। ठीक है, ATM कहाँ से आया, प्रेशर का यूनिट। ओके, ये आपका 0.6 लीटर ATM आ गया और आपको पता होगा 1 लीटर ATM कितना होता है, 1 लीटर ATM अगर आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 101.3 जूल आता है। तो अगर आप 101.3 जूल को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.6 से तो आपका ये आंसर आ जाएगा इन जूल, क्योंकि आपका आंसर जूल में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 60.795 जूल। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। देन अगला क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 24 में पूछे गए थे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। आपके पास दो चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज जो होता है आपका, जो कि आपका इरिवर्सिबल होता है, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि आपका जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज होता है, वहाँ पे किसी तरीके की कोई भी केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे कि फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगर कोई नया सब्सटेंस बनता है तो डेफिनेटली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और वो आपका नया सब्सटेंस तभी बनेगा और ये आपका केमिकल चेंज में आ जाएगा। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच बेस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। किस बेस को हम यहाँ पे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो स्लेक्ड लाइम बेसिकली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है केमिकल नेम ऑफ एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, तो एप्सम साल्ट बोलते हैं किसे हैं, तो MgSO4 को बोलते हैं, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम उसका जो, ठीक है, उसको हम एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटल इज नोन फॉर इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। बेसिकली वो नॉन मेटल है और उसके अंदर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कौन सा वो नॉन मेटल है, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो आपको पता होगा आयोडीन हैज़ अ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ये आपका नॉन मेटल में आता है और ये आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन द रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए यहाँ पे किस मेटल का कॉमनली यूज किया जाता है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेटल्स होते हैं आपके पास, लिथियम आयन बैटरी बनती है, लेड की बैटरी बनती है और निकल के भी यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि मेकिंग बैटरी के लिए बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व इन द शेयरिंग ऑफ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, आपको ये बताना है। तो सिंगल जो आपका बॉन्ड होता है इसके अंदर में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, बेसिकली उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देखने को मिलता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे कौन सा पार्ट जो होता है आपका सोप के मॉलिक्यूल का पानी के अंदर में जाता है। तो आपको पता होगा सोप के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक तरीके से यहाँ पे जो होता है, एक यहाँ पे पार्ट होता है, ठीक है, टेल होती है और एक हेड होता है। पता होगा आपको, जो टेल होती है आपकी हाइड्रोफोबिक होती है और जो हेड होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, जो कि आपका वाटर लवर होता है, जिसमें वाटर, ठीक है, लविंग होता है। और जो आपके हाइड्रोफोबिक होती है आपके वाटर रेपेलेंट होते हैं। तो जो आपका हेड होता है ये आपका वाटर के अंदर में होता है, क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बेसिकली कौन सा पार्ट यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल में अब डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, तो ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो ये गलत होगा, नॉर्मल गैसेस बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, दे फॉर्म एसिड व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन, दे आर नॉन मेटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ऑर्डर और कलरलेस दोनों होती हैं। इसके साथ ये आपकी किसी तरीके की कोई भी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करती, या कोई भी आपका जो है रिएक्शन नहीं शो करते हैं, और ये आपके नॉन मेटल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन का यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताना है क्या होगा इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, NS2। ठीक है, NS2 NP5 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द हैलोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज JR, जिसे हम जिरकोनियम एंड HF हाफनियम बोलते हैं। ठीक है, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव अ सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है बिलोंग टू सेम ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, या फिर लेंथोनाइड कंट्रैक्शन, या फिर हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जिरकोनियम और जो हाफनियम होता है ये आपके सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एक तरीके से शो करते हैं। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द ऑब्टेन हाई प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे किस तरीके के मेटल की बात की गई है, जो कि आपका लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो अगर लिक्विड मेटल का यहाँ पे हमको एक तरीके से बेस्ट मेटल लेना है, लिक्विड कंडीशन में वो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस भी आपका इसी के लिए यूज़ किया जाता है, बट इलेक्ट्रोलिसिस आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आपका आयंस में टूटते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो सॉलिड को प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन अगर आपका मेटल लिक्विड में है, तो वहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ लीनियर शेप। आपको बताना है इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल का लीनियर शेप है। तो आपको पता होगा CO2। ठीक है, CO2 इसके पास लीनियर शेप होता है। बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका लीनियर शेप होता है। यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे आपके केमिस्ट्री के 48 क्वेश्चंस। अब यहाँ से हम स्टार्ट होगा फिजिक्स का सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स इज, if the error in measurement of momentum of a particle is 100%, ठीक है, then the error in the measurement of kinetic energy, आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आ सकता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज K=P²/2m। ओके, ये आपका फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले में हम यहाँ पे इस सवाल को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एरर बताया गया यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम में 100% है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। तो यहाँ पे इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बेसिकली एरर मेथड जो होता है आपने देखा होगा, K/K हो जाएगा। और ये आपका जो आपका पावर होती है, देखो P पे 2 की पावर लगी है, तो पावर को हम यहाँ पे फ्रंट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, और 2 इंटू ΔP/P कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है ये। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी K/K दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, और यहाँ पे जो मोमेंटम में कितना एरर बताया गया था, मोमेंटम में आपका 100% एरर था। ठीक है, तो 100% इंटू 2 दैट विल इक्वल टू द 200%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 200% इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 200% का, दैट इज डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। और इसे आप एक बार NCERT में अच्छे से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये आपसे न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपके पास ऑप्शन है, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्स यहाँ पे जो होता है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, तीनों के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके जो यूज हैं और इसके एग्जाम्पल्स जो आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, बेसिकली इनर्शिया ऑफ लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसे हम। और ये आपका
तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल पूछा गया है तो ऑप्शन आपके पास, अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका कैसे करेक्ट हो जाएगा, बेसिकली लॉ क्या बोलता है कि जब तक कोई बॉडी चल रही होती है या फिर बॉडी स्टॉप पे है, अगर उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है तो उसके अंदर चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, एक बॉल चल रही थी, ठीक है, वो चलती रहेगी, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, घर्षण लग रही है, और इसकी वजह से जो बॉल है वो आपकी समय के बाद जाकर के रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए यहाँ पे कौन सी फोर्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जो होती है आपका इनवर्ड मोशन करवाती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये आपका आउटवर्ड जाता है, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपका सर्कुलर मोशन के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपको बताना है इसमें से कौन सा एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। सो ऑप्शन आपके पास है, अ मूविंग कार, एक चलती हुई कार है, या फिर स्ट्रेस्ड रबर बैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज बी, दैट इज स्ट्रेस्ड रबर बैंड, ठीक है, स्ट्रेस्ड रबर बैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच आर द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स इन द ओशन, जो आपके ओशन में जो एक लहरें आती हैं जिसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं, और यहाँ पे कौन सी फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन बेसिकली जो आपका मून और बेसिकली जो आपका मून और यहाँ पे अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो होता है हमें ओशियंस में टाइड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे बताना है आपको कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसका अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, तो आप खुद दिमाग लगाओगे, अगर किसी भी जगह का आप वॉल्यूम डिक्रीज कर दोगे तो सिंपल है, उसका प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बर्नौली थ्योरम, यानी बर्नौली प्रिंसिपल पे यहाँ पे कौन सा आपका एग्जांपल है। एयरलिफ्ट हो गया, एयरप्लेन का लिफ्टिंग हो गया, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सपेंशन ऑफ गैस, या फिर हीट कंडक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका एयरप्लेन लिफ्ट। जो आपकी एयरप्लेन होती है, जो उनकी एरोडायनेमिक्स होती है, वो आपके बर्नौली प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ वेव इज यूज इन रडार टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी में किस तरीके की वेव यूज की जाती है, जो कि आपका ट्रैकिंग के लिए होता है, जो भी आपके फॉरेन या उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और बेसिकली रडार में किस तरीके की वेव्स यहाँ पे यूज की जाती हैं, तो रडार में हमको रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स यहाँ पे हमें वहां से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज को डाउन या फिर अप करने के लिए यहाँ पे यूज की जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चेंजिंग वोल्टेज लेवल, ओके। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का आपके पास कौन सा एग्जांपल होता है, या उसका आपको एग्जांपल बताना है। तो कन्वेक्स लेंस बेसिकली आपका जो लाइट रेज होता है इसको कन्वर्स कर देता है, या फिर इसे मैग्नीफाइंग की पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ये बेसिकली आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे इसका आंसर होगा, ये आपका इस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज अ टाइम ड्यूरिंग विच, आपने देखा होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है, और उसे क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसके अंदर लगातार रेडियो एक्टिव डिके चल रहा होता है, जो आपका, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है उसका, और उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है। और जब आप उसका आधा डिके हो जाता है तो उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है, वो होता है आपका हाफ ऑफ द, अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो हाफ ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई डिके, या फिर न्यूक्लियाई कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, या फिर द एक्टिविटी बिकम्स जीरो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, जहाँ पे जो न्यूक्लियाई का डिके होता है वो आधा हो गया होता है, और उसी को हम जो होता है हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमी कंडक्टर। आपने देखो प्योर सेमी कंडक्टर्स में हम यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसे और ज़्यादा तेज करना होता है, ठीक है। बेसिकली जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं आपका सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टरिंग जो इनका आपकी कंडक्टिंग पावर होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमी कंडक्टर, जहाँ पे हम प्योर सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, आपने देखा होगा पेंटावैलेंट डोपेंट और ट्राईवैलेंट डोपेंट का यहाँ पे यूज किया जाता है, उसे हम डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डोपिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर प्रोसेसेस के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन होल्ड अ वेट ऑफ 10 kg, एक 10 kg का वेट उसने होल्ड कर रखा है,
एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। अभी आपको बताना है वर्क डन क्या होगा पर्सन के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता होगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पर्सन के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ए ऑफ द राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स में क्या पाया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल्स के पास इनके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। इस तरीके की प्रोसेस में जो प्रोसेस हैं आप ये अच्छे से पढ़ के जाना, प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकता है चाहे केमिस्ट्री से या फिर फिजिक्स से, दोनों में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए थर्मोडायनेमिक्स। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक या फिर एडियाबैटिक या फिर आइसोक्लोरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर में ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एनालाइज द सर्किट। सर्किट आपने देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे सर्किट को एनालाइज करने के लिए या फिर वहाँ पे उस तरीके को अलग अलग टाइप के रिजल्ट निकालने के लिए किस तरीके का लॉ का इस्तेमाल यूज होता है, तो हम किरचॉफ लॉ, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। किरचॉफ लॉ का यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर द एनालाइजिंग ऑफ सर्किट, राइट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिप्स हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। यानी इसमें से इसका यूज होता है कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बैटरी या सेल। सेल या बैटरी जो होती है आपका लगातार बेसिकली पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती है, किसी भी कंडक्टर में एक तरीके से करंट का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये पोटेंशियल को मेंटेन करके रखते हैं कंडक्टर में। नेक्स्ट इज व्हाई इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यूजुअली ऑफ टंगस्टन। ऐसा क्यों होता है कि हम बल्ब जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उसका जो वायर होता है, ठीक है, वो आपका टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन आपके पास है ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग, या फिर ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। आपकी इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें हीट देखने को मिलता है और यहाँ पे जो बल्ब होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the two resistors of 10 ohm and 20 ohm in series combination are connected with a 6 volt battery. The electric field in the circuit is। अब आपको बताना है कि 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं 10 ओम के और 20 ओम के हैं, ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं विद आ 6 वोल्ट बैटरी। अभी आपको सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में हम कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट आपका आता है कितना आता है R1 प्लस R2 हो जाता है, दैट विल इक्वल टू द 10 प्लस 20 और ये आपका 30 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका वो 30 ओम आ गया। अब आपको पता होगा V इक्वल टू IR फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना दिया गया है आपका 6 दिया गया है और ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन आपके पास है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्लू कलर होता है स्काई का किसके कारण होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका PYQ है ये। तो ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो आप पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R है तो वहाँ पे फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो जो फोकल लेंथ के बीच में F होता है ये आपका R/2 होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, काफ़ी जनरल फॉर्मूला है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच के जो रिलेशनशिप होता है वो F इक्वल टू R/2 से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंटर करता है, पाथ बताना है उस पार्टिकल का। तो आपने पढ़ा होगा बेसिकली जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की 90 डिग्री पे इंटर करता है पार्टिकल, तो वो उसका जो एक तरीके से पाथ होता है वो आपका सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है, वो सर्कुलर यानी कि सर्कल करने लगता है। और ये अगर आप बनाया जाए लाइक 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है, बेसिकली यहाँ पे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से बनाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अगर डॉट बनाया जाए तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक बाहर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन जा रही है और उसका 90 डिग्री पे हम किसी भी पार्टिकल को इंटर करवाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है,
तो वहाँ पे जो पार्टिकल होता है उसके ऊपर ऐसी फोर्स लगती है कि वो आपका सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है। और ये आपका अच्छे से एनसीईआरटी में बताया गया है किस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे उसका रोटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना कि उसकी एनर्जी के बारे में बात किया है। तो अगर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और अगर उसकी एनर्जी की बात की जाती है या कितनी एनर्जी से रिलीज होगा या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रखना और आंसर को आपको अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये थे आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नर्सिंग एप्टीट्यूड। द क्वेश्चन इज विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन। कौन सी जो आपके पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, और इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है, तो कौन से क्रेनियल नर्व जिसका रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल एक्स, बेसिकली जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं वहाँ पे जो सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन आप फेशियल नर्व, वेगस नर्व या फिर डोर्सल नर्व, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज फेशियल नर्व, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम लेवल। यहाँ पे कौन सा हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए, आपको बताना है। सो ऑप्शन आपके पास इंसुलिन है, पैराथायराइड हार्मोन है, इसके साथ साथ आपके पास है ग्लूकागॉन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, तो आपका पीटीएच होगा जिसे हम बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल। मेल में नॉर्मल रेंज क्या होती है हेमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन आपके पास 13 से 17। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 13 से 17, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रेंज होती है एडल्ट मेल में हेमोग्लोबिन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कौन सी, एक तरीके से कई सारे रूट होते हैं ड्रग देने के, कई सारे रूट होते हैं, और उसमें से कुछ जो रूट होते हैं उसमें जो ड्रग का एक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो एक्शन होगा, यानी कि बेसिकली कौन सा रूट होगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपका ड्रग का एक्शन सबसे फास्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट विल बी इंट्रावीनस आईवी, ठीक है। आईवी यहाँ पे सबसे फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम वीन में दे रहे हैं और वो सीधा ब्लड में जाता है और पूरे, और जो भी उस मेडिकेशन का फंक्शन होगा वो बहुत ही तेजी से होगा। आपके पास है विच प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन सब प्रोग्राम जिसका यूज होता है बेसिकली एम हो है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम एमएमआर और आईएमआर बोलते हैं, ठीक है, इसको बेसिकली रिड्यूस कर देना, इसको रिड्यूस कर देना, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा दैट विल बी जननी सुरक्षा योजना, बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जाना है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज विच एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग एम्फोसाइजेस डूइंग नो हार्म। यानी कि कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो कि नर्सिंग में एक्सप्लिसिटली से एम्फोसाइज करता है, बताता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई भी हार्म आपको पेशेंट को नहीं करना। आपके पास ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉल मैनिफिशियंस या फिर जस्टिस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है, ठीक है, हानि करना, यानी कि बिल्कुल उसके किसी तरीके से कोई भी हार्म ना पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड नॉन मैनिफिशियंस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग शॉक। अगर किसी भी पेशेंट को यहाँ पे शॉक हुआ है, ठीक है, एक तरीके से वहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हुआ है, तो वहाँ पे कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है जो कि पेशेंट को काफी ज्यादा रिलीफ दे सकता है। तो आप ऑप्शन आपके पास सुपाइन पोजीशन, ट्वेंडलबर्ग पोजीशन, फाउलस पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। इसका जो बेस्ट होगा, सबसे करेक्ट होगा आपके पास ट्वेंडलबर्ग पोजीशन। बेसिकली अगर उसको हम पैर को ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा बॉडी टिल्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लूइड वॉल्यूम होगा ये आपका ब्रेन और हार्ट की तरफ जाएगा, जिससे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो आपके सेफ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड कंपरेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट, जिसे हम सीपीआर बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो रिकमेंडेड कंपरेशन टू वेंटिलेशन रेशियो होता है आपका क्या होता है इन केस ऑफ एडल्ट में, तो आपको पता होगा दैट इज 30:2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस रेशियो पे हम जो है वहाँ पे सीपीआर देते हैं किसी भी एडल्ट पर्सन को, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ यूज्ड नीडल्स। यूज्ड नीडल करने के बाद उसको हम डिस्पोज करते हैं और उसका बेस्ट मेथड क्या होता है। सो ऑप्शन आपके पास है थ्रोइंग इन रेगुलर ट्रेस, या उसे रेगुलर ट्रेस में फेंक देते हैं, प्लेसिंग इन अ पंक्चर प्रूफ स्वाप कंटेनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, जहाँ पे पंक्चर प्रूफ स्वाप कंटेनर में जो होते हैं बेसिकली इसी के लिए बनाए गए होते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं जिससे बाहर से कहीं भी कट करके वो वापस से निकल ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिफिब्रिलेटर।
डिफिब्रिलेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम यूज़ किया जाता है जब कार्डियक अरेस्ट होता है, वहाँ पे इसको एक तरीके से हार्ट को शॉक देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन ऑप्शन आपके पास है मॉनिटर हार्ट रेट, डिलीवर इलेक्ट्रिक शॉक टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। जब किसी पेशेंट के पास जो हार्ट की रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, आउट ऑफ नॉर्मल हो जाती है, तब वहाँ पे हम जो है डिफिब्रिलेटर एक तरीके से मशीन होता है जो कि आपकी बॉडी को इलेक्ट्रिकल शॉक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट, जब पल्स रेट 60 बीट से कम होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन बोलते हैं। और अगर 100 के ऊपर चला जाता है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSAF, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSMA। तो फुल फॉर्म आपको भी अच्छे से याद रखना है, जितने भी फुल फॉर्म आपने पढ़े हैं उसमें से अच्छे से उसको रिवाइज कर देना। हो सकता है वहाँ से एक फुल फॉर्म या किसी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्कल एंड क्रॉस बोन सिंबल इंडिकेटेड। तो कई सारे सिंबल होते हैं मेडिकल लाइन में, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे सिंबल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि स्कल है और 2 क्रॉस बोन है, तो बेसिकली आपका क्या डिनोट करता है? तो ये आपका डिनोट करता है दैट इज अ पॉइजन और टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है कॉप्लिक स्पॉट, आपका किस कौन से डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है? तो आपको पता होगा दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिजीज, यानी कि बेसिकली आपका ये मिजल्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नाको स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे नाको यहाँ पे किस स्टैंड करता है? ठीक है, नाको स्टैंड्स फॉर, नाको मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से संस्था है जो कि आपका इंडिया में है, और ये आपके एड्स के HIV के जो प्रिवेंशन होते हैं उसको जो एक तरीके से डिजीज का प्रिवेंशन है वो सारी चीजें यहाँ पे रेगुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कुछ ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज HIV फैक्ट्री, इसमें से कौन सा आपको बताना है जो एक तरीके से HIV की फैक्ट्री की तरह यहाँ पे बिहेव करता है? तो जब आप वायरस आपकी बॉडी में इंटर करता है तो वो कई सारे सेल को डिस्ट्रॉय करता है, और बेसिकली वो मैक्रोफेज में जाता है जहाँ पे वो अपनी एक तरीके से अपना घर बना लेता है, और वहाँ पे बहुत सारी रिप्लिकेशन करता है, और वो एज अ फैक्ट्री काम करने लगता है वो सेल, दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये बहुत सारे HIV वायरस को प्रोड्यूस करता रहता है बॉडी में, एंड इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक तरीके से फैक्ट्री की तरह यहाँ काम करता है। देन अगला क्वेश्चन आपके पास है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टर एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। यानी आपने देखा होगा अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीके की लत में है यानी एडिक्टेड है, तो वहाँ पे अगर उस चीज़ को बॉडी को ना दिया जाए कुछ दिन तक तो वापस से बॉडी कुछ ना कुछ विड्रॉल सिम्टम्स शो करने लगती है, ठीक है। लाइक बुखार आ जाना या फिर उल्टी हो जाना या फिर मन ना लगना, इस तरीके के कई सारे सिम्टम्स वहाँ पे बॉडी में आने लगते हैं, और ये बताता है कि जो भी चीज़ आपने बंद की है उस चीज़ को वापस से उसको फिर से ज़रूरत है। लाइक इन केस ऑफ इसका बेस्ट एग्जांपल लाइक अल्कोहल हो गया या फिर किसी तरीके की कोई ड्रग हो गई, ठीक है, उसका जो वहाँ पे एक तरीके से एडिक्शन हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इसे बोलते हैं डिपेंडेंस, यानी उस चीज़ पे हम डिपेंड हो गए हैं, और अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो बॉडी एक तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स शो करने लगती है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द मेरिटोरियस सर्विस रेंडर्ड बाय द नर्सेस टू द सोसाइटी इन द ईयर, किस ईयर में दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 1973 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे द विटामिन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी गम्स, यानी कि जो आपके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है इसके साथ साथ जो गम्स का मेंटेनेंस होता है आपका, आपने देखा होगा कौन से विटामिन के अंदर में आता है? ये आपका ऑप्शन होगा डी, दैट इज विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गुड हेल्थ ट्रायड डज नॉट इंक्लूड, यानी गुड हेल्थ ट्रायड, ट्रायड मतलब 3 वहाँ पे पॉइंट आएंगे, इसके अंदर में क्या नहीं आता है? तो इसके अंदर में आपका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं आता है, ठीक है। गुड हेल्थ के अंदर में आपका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं आता है, इसके साथ आपका आता है फिजिकल स्टेटस देखा जाता है, आपका सोशल स्टेटस क्या होगा, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, ये आपका गुड हेल्थ ट्रायड के अंदर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सोल्यूशन शुड डू नॉट बी यूज्ड आफ्टर, ठीक है। जो आपने ORS सोल्यूशन जिसे बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है इन केस ऑफ डायरिया पेशेंट, डायरिया पेशेंट में इसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर देते हैं। ये आपका कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कितने टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं? ये आपका 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कलेक्टिव हेल्थ विद इन अ जियोग्राफिकल डिफाइंड एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली अगर आप जियोग्राफिकल डिफाइंड एरिया के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ एक तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य बोलते हैं, जहाँ पे एक तरीके से ग्रुप ऑफ जियोग्राफिकल पीपल यानी कि पीपल्स को लेकर के एक जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, और आपका कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज इमीडिएट केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न आपको बताना है इसमें अंदर क्या क्या आता है। क्लियरिंग ऑफ एयरवे, मेंटेनेंस ऑफ बेबी टेम्परेचर, केयर ऑफ अम्लाइकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, दैट इज ऑल। इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। जब कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है सबसे पहले उसका एयरवे चेक करते हैं, सब कुछ कोई चीज़ फंसा तो नहीं है। बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल उसको मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि जो बेबी होता है उसको कंप्लीट बॉडी टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है इससे लगी होती है, तो उसको भी केयर अच्छे से करना होता है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके का कोई खिंचाव ना आए या फिर कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू वीन्स। ये आपका वीन्स के तहत एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आपको पता होगा टीपीएन किस पेशेंट को दिया जाता है, बेसिकली जिस पेशेंट के पास माउथ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर उसके जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, वो खा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो टीपीएन क्या करते हैं, आपका लिक्विड डाइट होती है जो कि बेसिकली बैग में आती है, और इसे हम डायरेक्ट वीन्स में कनेक्ट कर देते हैं और ये आपका जो होता है बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो टीपीएन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू वीन्स बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा हाई ऑस्मोलैरिटी होती है टीपीएन का। नर्सिंग एप्टीट्यूड खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर। वॉर में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को किल कर देना, इसको आप क्या डिफाइन करोगे, बेसिकली आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो डेकोरम, कार्नेज, मिसैंथ्रोपिस्ट या फिर स्ट्रॉल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जिसे हम कार्नेज बोलते हैं, या फिर नरसंहार कर देना, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को किल कर देना बाद में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कार्नेज, ओके। नेक्स्ट इज एन अलाउंस मेड टू द वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तो कई सारे आपने देखा होगा, ठीक है, जब न्यूज़ में भी रहता है कि जब कोई वाइफ और हस्बैंड बेसिकली कोर्ट में जा करके अपने आप को एक दूसरे से लीगली अलग होते हैं, तो वहाँ पे जो होता है, जो वाइफ होती है कुछ ना कुछ वो डिमांड करती है हस्बैंड से फॉर द पर्पज, यानी कि लेवलीहुड के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए। तो बेसिकली जो पैसा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपका उसे हम बोलते हैं एलिमोनी, ठीक है, उसे बोलते हैं एलिमोनी बोलते हैं, और ये आपका हस्बैंड को देना होता है वाइफ को। तो दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर दैट सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आपने देखा होगा हैंड राइटिंग के भी कई तरीके होते हैं, और जो उसका भी एक साइंस होती है, आर्ट ऑफ साइंस दैट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके राजा महाराजाओं के महलों में काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाती है कैलीग्राफी। नेक्स्ट इज द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विद पीपल। यहाँ का क्या होता है, बेसिकली जब कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री से बात करता है, या फिर कोई पर्सन पॉलिटिशियन किसी से बात करता है, या किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, जिसे हम कूटनीति बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, और इस सेंटेंस के लिए आपका ये आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर अ गुड सर्विस एक्सेट्रा। एक पब्लिक नोटिस होती है जिसमें अलग अलग टाइप्स के ऑफर बताए गए हैं, या फिर किसी तरीके का कोई भी गुड के लिए या सर्विस के लिए यहाँ पे डिमांड की गई है, तो आपको पता होगा उसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसे बोलते हैं प्रचार करना, ठीक है। तो राइट आंसर इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राशिद रिवेंज्ड हिमसेल्फ डैश हिज एनिमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दैट विल बी सी, ऑन होगा। राशिद ने अपने एनिमी से अपने रिवेंज ले लिया, ठीक है। राशिद रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, यानी एनिमी के ऊपर ही उसने अपना रिवेंज खत्म कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी सी कांट कम टू द फोन। सॉरी सी कांट कम टू द फोन, सी इज हैविंग अ बाथ, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा, सी इज हैविंग अ बाथ, वो अभी नहा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अमृता प्रेफर्स टी डैश कॉफी, यानी अमृता जो है प्रेफर करती है टी टू कॉफी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका 2 होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमृता प्रेफर्स टी टू कॉफी, यानी कॉफी ज़्यादा प्रेफर करती है टी लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। आपको बताना है आपको कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सो ऑप्शन है आपके पास आई एम एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एग्री टू यू, या फिर आई एग्री टू फॉर यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट विल बी आई एग्री विद यू, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस आपको पता होगा। नेक्स्ट इज सिनोनिमस ऑफ द पेंसिव। पेंसिव का यहाँ पे आपको सिनोनिमस बताना है। तो सिनोनिमस बेसिकली आपको होता है पर्यायवाची। वर्ड क्या है आपके पास, पेंसिव है, और पेंसिव मतलब होता है बेसिकली सोचना, यानी एक तरीके से थॉटफुल पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा सोचता है, ठीक है, थॉटफुल होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, वो आपका सिनोनिमस में आता है पेंसिव। और इसका जो सिनोनिमस आपका बनता है दैट विल बी थॉटफुल, ओके। नेक्स्ट इज सिनोनिमस ऑफ सिमुलेट। सिमुलेट मतलब होता है किसी चीज़ की मिमिक्री करना, या फिर वापस से वही चीज़ करने का प्रयास करना, तो उसे बोलते हैं सिमुलेशन, आपने देखा होगा। और इसका जो सिनोनिमस यहाँ पे बनता है दैट विल बी एमिटेट, ठीक है, वापस से वही चीज़ करना, दैट विल बी एमिटेट, एंड ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप की करेक्ट स्पेलिंग बता दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्टेथोस्कोप की
करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डज अनकैनी मीन। अनकैनी का मतलब क्या होता है? तो अनकैनी का मतलब होता है दैट इज स्ट्रेंज, ठीक है, जिसका मतलब होता है कुछ आश्चर्यजनक, जिसे हमने कभी नहीं देखा है, तो आपका अनकैनी में आता है एंड दैट आंसर विल बी ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मैन इज द ओनली एनिमल कैन टॉक। यहाँ पे इसका ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे आपका डैश है। मैन इज द ओनली एनिमल होम कैन टॉक, ठीक है, मैन इज द एनिमल होम कैन टॉक, जो कि आपका बोल सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा फेस चैलेंजेस बोल्डली, यानी सीधा सीधा चैलेंज को स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, टू टेक द बुल बाय हॉर्न। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन टाइटैनिक डैश, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा, ठीक है, ये गलत होगा। व्हेन टाइटैनिक वाज क्रॉसिंग डैश अटलांटिक सी स्ट्रक एन आइसबर्ग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा एन आइसबर्ग है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। व्हेन टाइटैनिक वाज क्रॉसिंग द अटलांटिक, यहाँ पे दा लग जाएगा, व्हेन टाइटैनिक वाज क्रॉसिंग द अटलांटिक सी स्ट्रक एन आइसबर्ग, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ड आपको करना है, अ डैश ऑफ की, तो आपको पढ़ा होगा आपने, अ डैश यानी कि अ बंच ऑफ की, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अ बंच ऑफ की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आता है, fill in the blanks with a suitable indefinite pronoun. Fill in the blank with suitable indefinite pronoun. The poor man is hungry, give him something to eat. Okay, the poor man is hungry, give him something to eat. उसे कुछ खाने के लिए दे दो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, which of the following is the antonym of optimist। तो ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, ये आपका पीवाईक्यू भी है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो आपका पॉजिटिव सोच रखता है, और इसका यहाँ पे एंटोमिनस बताना है, तो पैसिमिस्ट, जिसका मतलब होता है आपका नेगेटिविटी, यानी नेगेटिव पर्सन, जो कि आपका हमेशा नकारात्मक ही सोच रखता है, तो आपका पैसिमिस्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना क्या होगा इसका, आई स्टॉर्म इन द टी कप। स्टॉर्म इन टी का क्या मतलब होता है इसका, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइबल, यानी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एमिनेंट। प्राइवेसी बताना है, एमिनेंट मतलब होता है फेमस, काफी ज्यादा फेमस, ठीक है, प्रसिद्ध। देन क्वेश्चन आपके पास अगला है, डैश योर इंस्ट्रक्शन वी हैव क्लोज योर अकाउंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार वी हैव क्लोज योर अकाउंट, हमने आपका अकाउंट बंद कर दिया है। देन अगला क्वेश्चन आपके पास है, ही राइट्स अ लेटर। इसका आपका पैसिव फॉर्म बताना है, ठीक है, पैसिव वॉइस आपको बतानी है, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। सो ऑप्शन आपके पास है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज राइटिंग बाय हिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चंस एंड अप होते हैं, और अपना इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितना आपके बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कम समय बचा रह गया है, और आप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहना चाहिए रिवीजन। इसके साथ आपके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, नोट्स, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो ध्यान होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए, और जितना भी आपके पास टाइम होता है वो आप पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, और जब तक आप अच्छा स्कोर करेंगे नहीं, तब तक आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।